नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये हमारा पॉलिटी का 65 नंबर का लेक्चर है और आज का जो लेक्चर है उसमें हम देखने वाले स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखो, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो था उसके बारे में देखा था। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ऐसे हम देख रहे थे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो 8 नंबर का यूनिट था हमारा पॉलिटी का, उसमें 3 नंबर का जो लेक्चर था कल हमने देख लिया वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आज 4 नंबर का लेक्चर है जिसका नाम है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, सिर्फ ये नेशनल लेवल पे और ये स्टेट लेवल पे। बाकी फिर इसका कंपोजिशन, इसका टेन्योर, उसमें कुछ कुछ चेंजेस है। समझ, जैसे इनके अपॉइंटमेंट अलग लोग करते हैं, इनके अपॉइंटमेंट अलग करते हैं, समझ गए। बट पावर, फंक्शन, जो रोल वगैरह वो सारी चीज़ें ना, दोनों का सेम ही वो चीज़ें, समझ गए। मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो पावर है और फंक्शन है वही काम, वही पावर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को है। बट इनका एक दायरा है, इनको स्टेट लेवल पे काम करना है, तो वही हमें देखना है आज कि इनका दायरा क्या क्या है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, समझ गए। इनको कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ जगह दी गई है, जो हमारा एक्ट है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए एक एक्ट आया था, उस एक्ट के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअल पार्ट नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इस एक्ट में इसको कहाँ जगह दी गई है, समझ गए। और हमने कल के लेक्चर में एक देखा था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कि वो जो एक्ट आया था प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 का जो एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उस एक्ट में उसको बदलाव किया गया था, उसमें चेंजेस किए गए थे। 2006 में उसको अमेंड किया गया था। तो उस अमेंडमेंट के तहत ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए थे। पहले इसमें ज़्यादा लोग हुआ करते थे, अब कम लोग किए गए, समझ गए। इसके फंक्शन में भी काफ़ी चेंज किए गए। तो वो सारी चीज़ें, चेंजेस वगैरह हमें आज के लेक्चर में देखने। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। देखो, ये जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ये हमारा 4 नंबर का चैप्टर है, 8 नंबर यूनिट का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये भी एक। देखो, जैसे कि अभी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल तो एक ही है, स्टेट हर एक स्टेट में अलग अलग हो। जैसे अभी महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन, वैसे गुजरात ह्यूमन राइट्स कमीशन, उत्तर प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन, हर एक स्टेट के लिए अलग अलग ह्यूमन राइट्स कमीशन है, समझ गए आप। तो चलिए इसको देखते हैं। देखो, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को हमने ऐसे 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है पढ़ने के लिए। सिंपल क्या है, सबसे पहले क्या है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता क्या है वो हम देखेंगे। उसके बाद उसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन बंदे उसमें काम करते हैं, समझ गए, कितने लोग होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट। जैसे हमने देखा था नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अपॉइंट करने के लिए 6 लोगों की एक कमेटी होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं, होम मिनिस्टर भी होते हैं, तो ऐसे, और लीडर ऑफ हाउस भी होते हैं। ऐसे मतलब काफ़ी लोग होते हैं, 6 लोग होते हैं, समझ गए। तो ऐसे 6 लोग मिलके इनका नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करते हैं और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बंदों को अपॉइंट करता है। वैसे ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसके लिए कमेटी जो है इसमें कौन कौन लोग हैं और इनको अपॉइंट कौन करता है, समझ गए। ऐसा इसमें ये सारी चीज़ें हम कंपोजिशन में देखेंगे। इनका टेन्योर कितना होता है, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का टेन्योर था 70 साल या 6 साल या 70 साल, ऐसा था, 6 साल या 70 साल ऐसा था। वैसे इनका कितना है, उसके बाद इनको 5 साल था शायद, 5 या 6 साल था, और 70 साल, दोनों में से जो विच एवर अर्लियर। इनको रिमूव अगर करना है, अगर कोई बंदा है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हमने देखा था, इनको अगर अपने पद से हटाना है तो अगर कुछ चीज़ें थी, जैसे कि अगर ये मिसबिहेव करते हैं या इनकैपेबल है, या उसमें काफ़ी चीज़ें थी, ये कोई धांधलीबाजी करते हैं, अपना पद का मिसयूज़ करते हैं, ऑफिसर्स की ड्यूटी छोड़ के और कुछ इनको कामों में, मतलब जैसे पैसे वैसे लेने में अगर पकड़े जाए, तो ऐसे अगर कुछ केस होती है तो उस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस केस को रेफर करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक कमेटी बिठाते हैं और फिर वो कमेटी जो डिसीजन देती है उस हिसाब से इनको रिमूव किया जाता है, समझ गए, प्रेसिडेंट द्वारा। वो भी हमने देखा था। और ह्यूमन राइट्स कोर्ट ये एक चीज़ है, तो ये क्या है ये भी हमें देखना। ऐसे आज के लेक्चर में हमें 5 चीज़ें देखनी। तो सबसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से। देखो, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, एक स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टैट्यूटरी क्यों है, क्योंकि ये भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 का प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है इसके तहत इसको बनाया गया था, बराबर है। और ये क्या है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और स्टैट्यूटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन में का पार्ट है क्या, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है क्या, नहीं मिला, इससे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। और स्टैट्यूटरी इसलिए क्योंकि एक एक्ट के तहत इसको बनाया गया है, बराबर है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, ये जो एक्ट पास किया गया था 1993 में, प्रोवाइड्स द क्रिएशन ऑफ नॉट ओनली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बट ऑल्सो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन एट स्टेट लेवल। मतलब ये जो एक्ट पास किया गया था ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इस एक्ट में सिर्फ स्टेट लेवल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन करने की बात नहीं की गई थी, बल्कि नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की भी बात की गई थी, समझ गए। हमारे यहाँ पे देखो 23 स्टेट जो है हमारे देश में, टोटल जितने स्टेट है उसमें से 23 जो स्टेट है उन्होंने अपना, देखो स्टेट उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपना खुद का एक ह्यूमन राइट्स कमीशन बना है ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा, समझ गए। ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा उन्होंने अपना एक खुद का, हर 23 स्टेट ने, हमारे देश के जो 23 स्टेट हैं उन्होंने अपना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया है, बराबर है क्या। आगे देखो, आगे यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है
कि सबसे पहले जो मतलब एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा, अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ऑलरेडी, बराबर नहीं, NHRC है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे ह्यूमन राइट्स का अगर कहीं वायलेशन होता है तो वो वहाँ पे काम कर रहा है, फिर भाई साहब ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की ज़रूरत क्यों है? और ये क्या, अगर इनकी ज़रूरत है तो ये काम क्या करेगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये और ये कौन से केसेस देखता है? अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर नेशनल लेवल पे केस देखता है, फिर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कौन से केसेस देखता है? यहाँ पे देखो, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन द रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें जो स्टेट लिस्ट है और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें जो सब्जेक्ट मेंशन किए गए, उस सब्जेक्ट मेंशन उससे रिलेटेड अगर किसी बंदे का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, समझ गए, उससे रिलेटेड अगर किसी का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो फिर वो चीज़ें कौन इंक्वायर करेगा? वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायर करेगा, समझ गए। इसका मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को वहाँ पे इंक्वायर करने का हक नहीं क्या? देखो उसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है हाउएवर इफ एनी सच केसेस, मतलब जो स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में 7th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस डाले गए जिसको इंक्वायर करने का हक नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को है, अगर वो केसेस ऑलरेडी इंक्वायर किए गए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा या किसी और एनी अदर स्टैट्यूटरी कमीशन के द्वारा, देन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उस केसेस को इंक्वायर करता है क्या? नहीं करता। तो समझ गए झोल क्या है? तो झोल यही है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे एक ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, बराबर है, बट वहाँ पे एक हर एक स्टेट में एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होता है जिनके पास पावर है कि उस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल है उसमें जो स्टेट लिस्ट डाली गई और जो कंकरेंट लिस्ट डाली गई, उस कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है तो उनको इंक्वायरी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन करेगा। बट अगर वो जो लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अगर कुछ ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ और वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ये स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले वहाँ पहुँचने से पहले अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले वहाँ पहुँचते हैं और वही उस चीज़ को इंक्वायर कर लेते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वहाँ पे कोई भी इंक्वायरी नहीं कर सकता, समझ गए। मतलब इनके पास वेटो ही, इसके पास नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास, उनके पास ज़्यादा पावर है, समझ गए आप, ऑफकोर्स ज़्यादा होगी आगे। तो इस तरीके से हमने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन देख लिया। उसमें हमने ये जाना कि हर एक स्टेट में, मतलब हमारे देश में लगभग हर एक में तो नहीं, 23 स्टेट जो है उन्होंने ऑफिशियल गैजेट निकाल के, नोटिफिकेशन निकाल के उनके स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन किया है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत 1993 में इसको बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। एक स्टैट्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इनके पास पावर है कि जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो 7th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें जो सब्जेक्ट डाले गए उससे रिलेटेड अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो उसमें वो सारी मतलब उसमें इंक्वायरी कर सकते हैं। आगे देखते हैं कंपोजिशन। देखो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ना वो मल्टी मेंबर बॉडी जिसमें एक चेयरमैन है और 2 मेंबर। देखो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, नेशनल कमीशन फॉर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक्चुअली ये नेशनल कमीशन है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसके पास एक चेयरमैन होता है और 2 मेंबर होते हैं। पहले इसमें 5 मेंबर हुआ करते थे, समझ गए, बट बाद में क्या हुआ, बाद में 2006 में ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 जो पास किया गया था पार्लियामेंट में, इसको 2006 में हमारी गवर्नमेंट ने अमेंड किया और उसमें क्या डाला इन्होंने कि इसमें जो 5 मेंबर थे उसको, उसकी संख्या मतलब इसके जो नंबर है उसको घटा के 3 पे ला दिया। पहले एक चेयरमैन होता था और 4 मेंबर होते थे, अभी एक चेयरमैन और 2 ही मेंबर है। अब क्वेश्चन ये आपके मन में आया होगा कि ये चेयरमैन को किसको चेयरमैन बनाया जा सकता है और किसको मेंबर बनाया जा सकता है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन एलिजिबल। देखो यहाँ पे चेयरमैन शुड भी, देखो अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसका जो चेयरमैन है उसको अगर आपको चेयरमैन बनाना किसी को, तो चेयरमैन शुड भी रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो चेयरमैन होता था वो होता था रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का नहीं, पर यहाँ पे क्या है, रिटायर्ड जज है, चीफ जस्टिस, जज ने एक्चुअली उसमें था रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ, जो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट था, यहाँ पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो चेयरपर्सन है, जो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, वो हाई कोर्ट चीफ, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होता है किसी हाई कोर्ट का, वो बन सकता है। उसके बाद और 2 मेंबर है ना, यहाँ पे देखो और कितने मेंबर एक्चुअली, यहाँ पे देखो टोटल ना कितना है, कब गया, 2 मेंबर है और यहाँ पे देखो 1, देखो यहाँ पे देखो 1 शुड रिटायर और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज। देखो यहाँ पे मतलब ये जो 3 चीज़ें दी ना, ये वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि जो नेशनल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, उसका चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन एक तो क्या होगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, समझ रहे क्या, और उसके जो मेंबर शुड भी एक तो क्या होगा सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जज जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस है, एंड बाकी जो 2 देखो, या पर्सन हैविंग नॉलेज एंड प्रैक्टिस इन द रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऐसे 2 मेंबर हो सकते हैं। मतलब
चेयरमैन जो होगा वो कौन होगा, चेयरमैन होगा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और बाकी जो 2 मेंबर हैं, एक तो क्या होगा देखो यहाँ पे 2 में से एक मेंबर तो स्पेशल ऐसा मेंबर होगा जिसके पास स्पेशल नॉलेज है ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड, एक मेंबर होगा, एक मेंबर होगा, और बचा एक मेंबर, वो एक मेंबर इन दोनों में से एक हो सकता है, एक तो रिटायर और सर्विंग जज ऑफ हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट जस्टिस के पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, इन दोनों में से एक चूज होगा। एक तो कंफर्म ह्यूमन राइट्स कमीशन का ये होना चाहिए, स्पेशल नॉलेज वाला होना चाहिए, और एक रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। ऐसे मिला के एक चेयरमैन, और यहाँ पे देखो एक चेयरमैन और 2 मेंबर हो गए, समझ गए, ऐसे मिला के 3 मेंबर यहाँ पे होते हैं। उसके बाद क्या है, इनको अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, देखो चेयरमैन एंड मेंबर आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर द्वारा चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी कंसिस्टिंग, ऐसी कमेटी के जो कंसिस्ट करती है चीफ मिनिस्टर एंड इट्स हेड ऑन, मतलब देखो यहाँ पे मैं इधर दिखाता हूँ आपको, इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। एक मेंबर होती है, कमेटी होती है, देखो कितने मेंबर इसमें, चेयरमैन एंड कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट, गवर्नर इनको अपॉइंट करता है, और उसमें कमेटी होती है 6 मेंबर कमेटी होती है। इसमें देखो चीफ मिनिस्टर होते हैं एक तो, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं दूसरा, लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल और असेंबली दोनों में, मतलब एक तो विधानसभा या विधान परिषद अगर उस स्टेट में हो तो उसके भी होंगे, कितने हो गए ये 2, और स्टेट होम मिनिस्टर एक, कितना हो गया 5 हो गए, तो इधर 6 कैसे लिखा है, इधर देखो एक मिनट, गवर्नर रिकमेंडेशन कंस्टिट्यूशन चीफ मिनिस्टर हो गए, एक्चुअली 6 नहीं है 5 ही, ये मैंने जो स्लाइड उठाई थी वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में 6 थे, तो वैसे वैसे स्लाइड उठाई बस उधर गवर्नर कर दिया, तो ये एक्चुअली 6 नहीं है, ये 5 है इधर, समझ गए। तो कितना होता है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके जो टोटल मेंबर होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जो एक चेयरमैन और 2 लोग हैं, इनको अपॉइंटमेंट जो होती है वो गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा की जाती है। उस स्टेट के गवर्नर जो है, जैसे महाराष्ट्र अगर स्टेट की बात की जाए तो महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके जो चेयरमैन और उसमें जो 2 मेंबर है, इनको अपॉइंटमेंट किए जाते हैं किसके द्वारा, गवर्नर द्वारा, पर गवर्नर को वो जो नाम है उस नाम की रिकमेंडेशन दी जाती है एक कमेटी के द्वारा, समझ गए। एक 5 मेंबर की कमेटी होती है, उस कमेटी में खुद चीफ मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, विधानसभा के स्पीकर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, समझ रहेगा, लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली, और अगर उस स्टेट में काउंसिल प्रेजेंट है या असेंबली उसके लीडर होते हैं, और स्टेट होम मिनिस्टर होते हैं, समझ गए। तो ऐसे टोटल कितने मेंबर होते हैं, टोटल चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 2 हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली और काउंसिल, मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह कितने हो गए, 4 हो गए, और एक होता है स्टेट होम मिनिस्टर। ऐसे टोटल कितने मेंबर हो गए, 5 मेंबर। ये 5 मेंबर की कमेटी होती है, ये कमेटी नाम का सुझाव देती है किसको, गवर्नर ऑफ स्टेट को, और उस कमेटी के मतलब रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं इनको, किसको, जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उसके चेयरमैन और 2 मेंबर को, समझ गए आप। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देख लेते हो, यहाँ पे इन द केस ऑफ अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसमें, जैसे महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद भी, पर कुछ ऐसे स्टेट है जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल जो होता है इसका क्या बोलते हैं इसको, इन द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द काउंसिल, ये दोनों भी मेंबर होते हैं, बराबर है क्या, अच्छा दोनों भी मेंबर होते हैं, लीडर ऑफ, ओके बराबर, इसलिए बराबर यार, एक्चुअली यहाँ पे 6 मेंबर थे ना, ये 6 मेंबर इसलिए थे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये पे देखो मैं आपको अभी सिंप्लीफाई करता हूँ। कोई स्टेट है जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, उसमें चीफ मिनिस्टर होगा, बराबर है, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लीडर स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 2 हो गए। उसके बाद अगर उस महाराष्ट्र में क्या है, काउंसिल भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो उसमें उसका जो चेयरमैन है वो, और उसका अपोजिशन लीडर है काउंसिल का वो भी, मतलब विधान परिषद का स्पीकर और विधान परिषद का अपोजिशन लीडर, विधानसभा का स्पीकर और विधानसभा का अपोजिशन लीडर, विधान परिषद का चेयरमैन, अपोजिशन लीडर, विधानसभा का स्पीकर, अपोजिशन लीडर, 2 4 हो गए, एक चीफ मिनिस्टर और एक होम मिनिस्टर, कितने हो गए, 6 हो गए क्या, तो 6 बराबर है। पर कुछ ऐसे स्टेट है हमारे देश में, सिर्फ 6 स्टेट ही जिनके पास विधान परिषद भी है और विधानसभा भी, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी, और ये भी क्या बोलते हैं उसको, काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। तो जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, वहाँ पे 4 ही मेंबर होंगे, तो वहाँ पे चेयरमैन जो है काउंसिल का वो भी हट जाएगा, और अपोजिशन लीडर काउंसिल का वो भी हट जाएगा। तो एक तो कमेटी होगी, जैसे महाराष्ट्र जैसे स्टेट है वहाँ पे 6 मेंबर की कमेटी होगी, और बाकी जो स्टेट है जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं वहाँ पे 4 मेंबर की कमेटी होगी, समझ गया आप। तो आगे यहीं पे बोला है फॉर द सेटिंग, ओके वही चीज़ वो तो हमने देख लिया ऑलरेडी। अब एक बार देखते हैं, ये हमने कंपोजिशन देख लिया, उसमें हमने देखा कि एक तो 1+2 होते हैं मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर होते हैं, और उनको अगर ये करने के लिए एक तो 6 जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे 6 मेंबर होंगे, समझ रहे, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, विधानसभा का अपोजिशन लीडर और स्पीकर, विधान परिषद का अपोजिशन लीडर और चेयरमैन, ऐसे टोटल कितने 6 लोग होंगे। और जिस स्टेट में विधान परिषद नहीं वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है उसका चेयरमैन और अपोजिशन लीडर 2 हो गए, चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ऐसे 4 हो गए, मतलब 6 + 4 ये कमेटी होती है। कई एक तो 6 हो सकती है
या 4 हो सकती है, 6+9/4। और ये रिकमेंडेशन देंगे उस हिसाब से एक चेयरमैन और 2 मेंबर अपॉइंट किए जाएंगे। ये हमने कंपोजिशन भी देख लिया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है वो भी देख लिया। आगे देखते हैं टेन्योर। अब स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का टेन्योर क्या होता है, देखो इनका टेन्योर होता है 5 साल या 70, विच एवर अर्लियर। मतलब जो चेयरमैन और मेंबर होता है उनको अपॉइंटमेंट की जाती है, उसके बाद इनको 5 साल का टर्म होता है। इनके अपॉइंटमेंट होने के बाद एक तो 5 साल ये काम करेंगे पूरा, और एक तो 70 एज तक काम करेंगे। मतलब अगर इनको 60 साल बाद किसी बंदा है उसको एज 60 है, उसको नेशनल स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया तो या मेंबर बना दिया तो 65 में अपने आप रिटायर हो जाएगा 5 साल बाद। पर अगर कोई 68 का है, उसका 5 साल का टर्म कितना होता है, 73 तक जाता है एज का, पर 70 साल में अपॉइंट 2 साल में ही रिटायर हो जाएगा, समझ गए। तो एक तो 5 साल या 70, विच एवर अर्लियर। और आफ्टर देयर इसके टेन्योर जो होता है चेयरपर्सन का और मेंबर का टेन्योर जो होता है आफ्टर देयर टेन्योर, वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं पे भी एलिजिबल नहीं एम्प्लॉयमेंट के लिए, कहीं पे भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकते। सैलरी ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिटरमिन करता है। जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का सैलरी और उसका जो मेंबर का सैलरी कौन डिटरमिन करता था, नेशनल गवर्नमेंट, मतलब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह यहाँ पे कौन डिटरमिन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। चलो यहाँ पे हमने टेन्योर भी देख लिया। अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का कोई बंदा है, उसको अगर अपने पद से हटाना है तो कैसे हटाया जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ऑल्दो द चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ये स्टेट गवर्नमेंट के जो मतलब चीफ मिनिस्टर होता है और लीडर ऑफ होम मिनिस्टर होता है, और मेंबर असेंबली और काउंसिल का लीडर और अपोजिशन मतलब स्पीकर या चेयरमैन या अपोजिशन लीडर, ये मिलकर रिकमेंडेशन देते हैं। और उस रिकमेंडेशन के हिसाब से जो स्टेट के गवर्नर है वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन और मेंबर ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की। अपॉइंटमेंट भले वो करते हो पर उनको हटाया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसको याद रखो। मतलब तुक्का अगर आप ये भूल जाते हो तो आपको क्या लगेगा, अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर, तो हटाया भी गवर्नमेंट। जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और तो हटाते भी वही है। उसी तरह यहाँ पे वही होगा। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। अपॉइंटमेंट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर की अपॉइंटमेंट भले हमारे किसी भी हर एक स्टेट के गवर्नर करते हैं, बट उनको हटाया जाता है अपने पद से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह। और कैसे हटाया जाता है, सेम तरीके से देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिमूव द सेम ग्राउंड क्या थे वो, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर को हटाया और चेयरमैन को या मेंबर को हटाया जाता है, उसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन या मेंबर को हटा सकती है। और वो जो ग्राउंड है हटाने के, वो ग्राउंड क्या क्या है, देखो ग्राउंड ऐसे है कि अगर कोई बंदा है, वो 4-5 चीज़ें हो, जैसे कि अगर कोई बंदा है वो अपना जो उसकी जो ड्यूटीज़ दी गई उस ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते हुए अगर वो किसी क्रिमिनल प्रैक्टिस में इसमें पकड़ा गया, मतलब कोई करप्शन में पकड़ा गया, तो फिर वो एक चीज़ है। अगर कोई करप्शन पकड़ा जाता है तो फिर उसको हटा सकते हैं। या कोई बंदा है जिस पे क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, उसको जेल हो जाती है, उसको ये किया जा सकता है, समझ गए। या कोई बंदा है वो उसका जो माइंड इनसॉल्वेंट माइंड पकड़ा जाता है, मतलब दिमाग उसका जो मन की स्थिति वो चल बिचली थी, मतलब क्या है कि वो मेंटली स्टेबल नहीं, ऐसा कोई बंदा है, उसको ये कर सकते हैं। या वो मिसबिहेवियर करता है वो या वो इनकैपेबल है। अगर ऐसे एलिगेशन लगते हैं, इस टाइप के एलिगेशन लगते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स के किसी मेंबर को या चेयरमैन पे, तो उस एलिगेशन की इंक्वायरी करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी कमीशन बिठाने को बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर इंक्वायरी करते हैं। अगर उस इंक्वायरी में इन पे जो एलिगेशन लगे, ये एलिगेशन अगर साबित होते हैं कि हाँ इन पे जो आरोप लगे वो सही है, तो फिर उस मेंबर को चेयरपर्सन एक तो चेयरपर्सन हो या मेंबर हो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का, उसको अपने पद से हटाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। समझ गया, मतलब प्रोसीजर दोनों के लिए सेम है। बंदा भले स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का हो या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का हो, प्रोसीजर सेम है, समझ रहे। तो उनका जो रिमूवल होता है वो सेम है, उनको पद से अपने जो हटाया जाता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जैसे हटाया जाता है वैसे ही स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर को हटाया जाता है। अगर बात की जाए फंक्शन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और वर्किंग ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जैसे ही है। आप प्ले लिस्ट में जा सकते हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की वीडियो देख सकते हो, उसमें फंक्शन दोनों के सेम ही है। फंक्शन क्या होते हैं, वही चीज़ इंक्वायरी कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन का अगर वायलेशन हो जाता है तो इंक्वायरी कर सकते हैं, जेल में विजिट कर सकते हैं। जो लीगल जो सेफगार्ड्स हैं दिए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो सेफगार्ड है या बाकी कोई एक्ट के तहत कुछ सेफगार्ड बनाए गए ह्यूमन राइट्स कमीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उस सेफगार्ड एक बताता हूँ मैं। सबसे पहले क्या है, इंक्वायरी कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स का अगर कोई वायलेशन हो जाता है इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये इनके पास सुमोटो पावर होती है, समझ गए, मतलब सिविल कोर्ट की पावर इनके पास। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि अगर कहीं पे तीसरी चीज़ ये है कि अगर इनको लगता है कि किसी जेल में कोई कैदी, और वो कैदी जो है उनके ह्यूमन राइट्स के वहाँ पे सही से, मतलब इनका जो रहने खाने का चीज़ है, भले वो कैदी पर उनका भी ह्यूमन राइट्स का, उनको भी ह्यूमन राइट्स है, तो ये जाके जेल में भी विजिट कर सकते, किसी भी जेल में जाके ये विजिट कर सकते उससे रिलेटेड। चौथी चीज़ क्या है, अगर इनको लगता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन वालों को अगर लगता है कि जो ह्यूमन राइट्स है
ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इनको अवेयरनेस क्रिएट करना है, समझ गए, अवेयरनेस स्प्रेड करना है, तो अवेयरनेस क्रिएट भी कर सकते हैं। ये ह्यूमन राइट्स के फील्ड में, क्षेत्र में जो एनजीओ काम करती है इनको भी प्रमोट कर सकते हैं, बराबर है क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पता है क्या, 5 चीज़ हो गई क्या, 6 नंबर की चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो ह्यूमन राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारे यहाँ पे लॉ बनाए गए कानून, समझ गए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेफगार्ड है और कुछ लॉ बना के कुछ सेफगार्ड बनाए गए, उस सेफगार्ड को प्रोटेक्ट करना इनका काम है, समझ गए। उस सेफगार्ड जो उसको स्ट्रेंथन करना भी इनका काम है। ऐसे काम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के और वही काम स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की, बराबर। आगे देखते हैं, इस तरीके से हमने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनके जो मेंबर और इनको रिमूव कैसे किया जाता है, इनका पावर फंक्शन वो भी देख लिया। आगे लास्ट में एक टॉपिक देते हैं जो है ह्यूमन राइट्स कोड्स। अब ये ह्यूमन राइट कोड क्या होता है, देखो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो आया था 1993 में, उसने प्रोवाइड किया था कि हमारे देश में ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट्स कोड भी मतलब एस्टेब्लिश किया जा सकते हैं, समझ गए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप ह्यूमन राइट्स कोड को भी एस्टेब्लिश किया जा सकते हो फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो स्पीडी ट्रायल के लिए, एकदम स्पीड से ट्रायल होने के लिए, वहाँ पे ट्रायल मतलब क्या, वहाँ पे जाके जो जिस पे जो विक्टिम है उसको या जो जिसके ऊपर एलिगेशन लगे वो बंदा, समझेगा, जो कल्प्रिट है, उसको स्पीडी ट्रायल मिलने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम ह्यूमन राइट्स कोड का भी गठन कर सकते हैं। ऐसी चीज़, ये जो ह्यूमन राइट्स कोड को गठन एस्टेब्लिश करने के लिए जो पावर है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में दी गई थी। दिस कोड कैन बी सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस कोड को सेटअप किया जाता है ओनली विद ऑकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। जैसे महाराष्ट्र अगर स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट में अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ह्यूमन राइट्स कोड को एस्टेब्लिश किया जाए, तो वो तभी कर सकते हैं जब जो स्टेट ह्यूमन राइट्स उस स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट के जो हाई कोर्ट है, जहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऑकरेंस में, मतलब उनको बाटली में लेके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके, हाँ, यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट में जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कॉन्फिडेंस में लेके उस स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट उस स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ह्यूमन राइट्स कोड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं स्पीडी ट्रायल के लिए, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। समझ गए। यहाँ पे देखो, फॉर एवरी ह्यूमन राइट्स कोड स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हर एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रखते हैं, मतलब गवर्नमेंट का एक वकील होता है, और अपॉइंट एडवोकेट या एडवोकेट अपॉइंट कर सकते हैं जिसको 7 साल जिसने प्रैक्टिस की, समझ रहे क्या, जिसको बोला जाता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ताकि जो भी जिसका भी ह्यूमन राइट्स वायलेट हुआ है उसके लिए वो बंदा केस लड़े गवर्नमेंट की तरफ से। समझ गया आप। तो इस तरीके से हमने ह्यूमन राइट्स कोड क्या होता है और उसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाता है ये भी देख लिया, और इसी तरीके से हमने स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है इसके बारे में, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका टेन्योर क्या है, इधर बंदे को अपॉइंट कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, और स्टेट ह्यूमन राइट्स कोड्स क्या होता है ये भी हमने देख लिया। और इसके साथ साथ हमने हमारा जो 8 नंबर का यूनिट है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, उसमें क्या 4 नंबर की जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, जो स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका नाम है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसको खत्म किया। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।